गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के पाठ 10 हिंदी ग्रामर में क्रिया, जिसके बारे में भाग 1 के बारे में हमने पढ़ा था। क्रिया किसे कहते हैं? किसी के काम के करने या होने या पाए जाने को हम क्रिया कहते हैं। फिर हमने क्रिया के भेद पढ़े थे। कर्म के आधार पर सक्रमक और आक्रामक। जिसमें कर्म उपस्थित होता है वो सक्रमक होती है, जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता वो आक्रामक होती है। इन दोनों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम इसके भाग 2 और क्रिया के जो भेद है दूसरे रचना के आधार पर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। रचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया, नंबर 2 नाम धातु क्रिया, नंबर 3 संयुक्त क्रिया, नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया और नंबर 5 पूर्वकालिक क्रिया। तो ये पांचों भेद जो है क्रिया के रचना की दृष्टि से है, रचना के आधार पर है। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, वह क्रिया जिसमें केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह बाजार गया, दादी जी ने कहानी सुनाई, हर्ष आया, माता जी ने खाना पकाया, उसने लिखा। अब यहाँ पर देखो, गया, सुनाई, आया, पकाया, लिखा, सभी में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए कौन सी क्रिया हो गई? सामान्य क्रिया हो गई। नंबर 2 है हमारा नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय शब्द जोड़कर बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ, हथियाना, है ना। हाथ शब्द क्या है? संज्ञा है, हमारे शरीर के अंग का नाम है और इसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो हथियाना। फिर शर्म, हमारे भाव होते, भाववाचक संज्ञा शर्माना। फिर बात, बतियाना। दुख, दुखाना। लाज, लजाना। फिल्म, फिल्माना। ये सभी शब्द संज्ञा से बने। सर्वनाम से बने अपना, अपनाना। फिर विशेषण से बने सुखा, सुखाना। साठ, सठियाना। दोहरा, दोहराना। फिर गर्म, गर्माना। ये सभी की विशेषता, किसी की विशेषता बता रहे, अर्थात विशेषण शब्द है, इसीलिए ये नाम धातु क्रिया शब्द हो गए इनमें ना लगाने पर। अगला है हमारा संयुक्त। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना। तो जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग किया जाए या उन्हें जोड़ दिया जाए, वह क्या हो जाती है? संयुक्त क्रिया हो जाती है। इसीलिए वह क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होने पर वह क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मैं तुम्हारे घर आ जाया करता हूँ। अब यहाँ पर आना, जाना और करना 3 क्रियाओं को जोड़ दिया है। फिर तुमने पुस्तक पढ़ डाली, पढ़ना और डालना 2 क्रियाओं को जोड़ दिया है। अगला है मेघना ने खाना खा लिया, खाना और लेना 2 क्रियाओं को जोड़ दिया गया। बढ़ई ने कुर्सी की मरम्मत की, संजय रोते रोते सो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? सो गया, मरम्मत की, है ना, खा लिया, पढ़ लिया, आ जाया करता है। 2-2, 3-3 क्रियाओं को जोड़ दिया गया है, मिला दिया गया है, इसलिए क्या बन गई? संयुक्त क्रिया बन गई। फिर हमारा जो नेक्स्ट होता है प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो यहाँ पर आपका जो नाम दे दिया है वो गलत दे दिया है, ये नाम धातु नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा वह स्वयं काम नहीं करता और दूसरों से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक पाठ पढ़ता है परंतु कभी कभी वो स्वयं नहीं पढ़ते और बच्चों से पढ़वाते हैं, तो अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया? स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों से करवा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। जैसे मधु मीनू से पत्र लिखवाती है, मालिक नौकर से काम करवाता है, अंजना बेटी से कपड़े धुलवाती है, सावित्री
माली से फूल तुड़वाती है और राधा नौकरानी से सामान उठवाती है। अब यहाँ पर देखो मधु, माली, अंजना, सावित्री, राधा पांचों करता है, यानी कि काम को करने वाले हैं, परंतु ये पांचों कार्य नहीं कर रहे और दूसरों से करवा रहे हैं। जैसे मधु मीनू से करवा रही है, मालिक नौकर से करवा रहा है, अंजना बेटी से करवा रही है, सावित्री माली से फूल तुड़वा रही है, फिर राधा नौकरानी से सामान उठवा रही है। तो कार्यकर्ता स्वयं नहीं करके दूसरों से करवाता है, उसे हम नाम धातु प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर प्रेरणार्थक क्रिया के यहाँ पर दो रूप दिए गए, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक जैसे धातु है ठहर, तो प्रथम प्रेरणार्थक में ठहरना, फिर ठहरवाना, वैसे ही धो धुलाना, धुलवाना, जीत जिताना और जितवाना, पीस पिसाना, पिसवाना। अब यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक का अर्थ ये होता है कि जो कर्ता होता है वो उपस्थित रहकर कार्य करता है, कार्य करवाता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता उपस्थित नहीं होता है और कार्य करवाता है। कर्ता की अनुपस्थिति में जो कार्य होता है वो होता है द्वितीय प्रेरणार्थक, और कर्ता की उपस्थिति में जो कार्य होता है वो प्रथम प्रेरणार्थक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा लास्ट है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी समय दूसरी क्रिया को करने में लग जाता है तो वह पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे विनायक ने पढ़कर टीवी देखा, सिमरन खाना खाकर सो गई, उसने नहाकर पूजा की, वह गृह कार्य करके खेलने गया, बच्चे दूध पीकर सो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर विनायक ने क्या किया, पहले पढ़ाई की, फिर टीवी देखी, तो पढ़कर टीवी देखी, फिर सिमरन ने खाना खाया, फिर सोई तो खाना खाकर सोई। उसी प्रकार से वह नहाकर पूजा की, उसने नहाकर पूजा की, तो पहले नहाया फिर पूजा की। तो यहाँ पर एक क्रिया होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो रही है, पहले एक क्रिया की जा रही है फिर दूसरी क्रिया की जा रही है, इसलिए वो क्या कहला गई, पूर्वकालिक क्रिया, अर्थात पूर्व में की गई क्रिया। तो ये सभी क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रियाएं हो गई। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती है जो वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करती है, वे अपूर्ण क्रियाएं कहलाती है। जैसे दादाजी है, माताजी है, रक्तिमा थी, तुषार है। अब ये है, थी, ये एक प्रकार से सहायक क्रिया है, तो ये इन लोगों के उपस्थित होने का हमें भेद करवा रही है कि हमें पहचान करवा रही है कि दादाजी भी है, माताजी भी उपस्थित है, तुषार भी उपस्थित है, ये इनके पहचान हमें करवा रही है। तो आज जो आपको चैप्टर पढ़ाया है क्रिया, चैप्टर 10, ये कंप्लीट हो चुका है। आज आपको रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद पढ़ा है उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, और इसके जो बुक एक्सरसाइज है उन प्रश्नों को आप करिए। ठीक है, थैंक यू।